आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह एंड एज यूजुअल दिस इज आवर 500 MCQ सीरीज जिसमें हम इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से डील कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हिस्ट्री का है और हिस्ट्री का ये पार्ट 2 सेशन है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ लेके आ रहे हैं ताकि आपकी रिविजन अलॉन्ग विद द हिस्ट्री की जो टेस्टिंग है वो हो सके। तो देखते हैं कि आपकी आज जो है हम पहला क्वेश्चन क्या डील करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछता है वो है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिटन 3 वर्क्स ऑन द साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड संगीत राजा, संगीत मीमांसा एंड शुद्ध प्रबंध। ये 3 म्यूजिकल बुक्स जो हैं इनको किसने लिखा है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए है आपका तानसेन, ऑप्शन बी आपका जो है इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन सी आपका जो है आमिर खुसरो एंड ऑप्शन डी जो है आपका महाराणा कुभा ऑफ मेवाड़। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को देखें एंड देन राइट आंसर को फिगर आउट करें कि आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो अदर आपको आता होगा या नहीं आता होगा। इन केस अगर आपको आंसर की अवेयरनेस नहीं है तो इन चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखें और साथ ही साथ इन टर्म्स को देखें, संगीत राजा, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध। ये तीनों ही टर्म्स में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। संगीत राजा, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध, राइट। तो शुद्ध हिंदी के बहुत ही प्योर हिंदी के वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनके बारे में एक बार देखें और आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी हो तो इन चारों पर्सनालिटीज के बारे में आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी। नाउ जो तानसेन थे, तानसेन जी जो थे वो अकबर के कोर्ट में एक म्यूजिशियन थे, अकबर के कोर्ट से एसोसिएटेड हैं, लेकिन इनकी जो इनिशियल लाइफ है वो ग्वालियर में बीती है। मोर स्पेसिफिक जो मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के जो उस समय के महाराजा थे राजा रामचंद्र सिंह, उनके कोर्ट में तानसेन जी अप टू 60 ईयर, 60 साल की उम्र तक उनके कोर्ट में थे। 60 साल में जाके जब 60 ईयर्स ऑफ एज में होते हैं तो अकबर की नज़र इन पे पड़ती है। उनको लगता है कि तानसेन बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन है, तो अकबर जो है तानसेन को अपने कोर्ट में लेके आते हैं। तो तानसेन अगर कुछ ऐसा क्रिएशन कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा इस्लामिक इन्फ्लुएंस होगा, जो भी किताबें लिखेंगे या बुक्स लिखेंगे। ऑल्दो ये एक हिंदू पर्सनालिटी हैं, इनका इनिशियल नाम जो है राम तनु पांडे है, तानसेन जी को राम तनु पांडे बोलते हैं, राइट। तो शायद ये ऑप्शन यहां पे नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी जो है आपका इब्राहिम आदिल शाह है। इब्राहिम आदिल शाह जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर जो आपकी किंगडम थी उसके 6th रूलर थे, राइट। इनका भी म्यूजिक से एसोसिएशन है और इन्होंने एक किताब लिखी थी म्यूजिक पे, उसको बोलते हैं किताबे नौरस। किताबे नौरस, इन्होंने एक म्यूजिक पे बुक लिखी थी जिसको किताबे नौरस बोलते हैं। साथ ही साथ इब्राहिम आदिल शाह क्वाइट सेकुलर इन नेचर थे, सबको समरूप भावना से देखते थे, तो इनको अबला बाबा भी बोलते थे इसी बिहाफ पे, क्योंकि सबको एक नज़र से देखते थे, सेकुलर पर्सपेक्टिव से देखते थे। और इन्होंने किताबे नौरस की जो है कंपाइलेशन की थी इब्राहिम आदिल। तो ये ऑप्शन बी भी आपके नहीं है। आमिर खुसरो भी एक इंपॉर्टेंट डिग्निटरी हैं, इन्होंने खड़ी बोली अलॉन्ग विद कव्वाली के बारे में बहुत सारी शुरुआत की थी इंडिया में। निजामुद्दीन औलिया जो आपके सूफी सेंट हैं उनके साथ इनका एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। बियॉन्ड दैट आमिर खुसरो जो है 7 इंपॉर्टेंट जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं उनके साथ भी एसोसिएशन है। तो ये ऑप्शन सी भी आपका जो है आपका करेक्ट आंसर नहीं, रदर जो आपका ऑप्शन डी है महाराणा कुभा ऑफ मेवाड़, इन्होंने जो है इन तीनों म्यूजिकल बुक का जो है कंपोजिशन, इनकी ऑथरिंग की थी। तो ये जो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन सी कि ये महाराणा कुभा ऑफ मेवाड़ हैं, तो देयर से प्रोबेबिलिटी कि ये जो है आपके करेक्ट आंसर हो सकते हैं और ये वही आपके करेक्ट वो हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन इन चारों पर्सनालिटीज से एसोसिएटेड। आई वुड एक्सपेक्ट कि इसी के साथ साथ आप रिवीजन भी करें। तानसेन जी जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड थे, इनका इनिशियल नेम जो है राम तनु पांडे था। ये मध्य प्रदेश के जो रीवा रीजन है वहाँ के हिंदू रूलर राजा रामचंद्र सिंह के पास में जो इनिशियल ईयर्स इनके जो है इन्होंने स्पेंड किए थे और जब 60 साल के हुए थे तब जाके इन्होंने अकबर के कोर्ट को जो है ज्वाइन किया था, राइट। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपोजिशन है वो श्री गणेश स्तोत्र है एंड संगीत सार है।
राइट। ये दो इंपॉर्टेंट कंपोजिशन इनकी तानसेन जी की है। जो ऑप्शन बी हमने अभी आपसे डिस्कस किया, इब्राहिम आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मॉडर्न जो आपका बीजापुर किंगडम है, इन द ईयर 1490 से लेके 6088 तक की आदिल शाही डायनेस्टी चली थी। उससे इब्राहिम आदिल शाह एसोसिएटेड एक पोएट थे, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक का बहुत इनको शौक था, और इसी बिहाफ पे इन्होंने जो किताबें नौरस की कंपोजिशन की थी, और सेम उसी प्रेमाइस पे एक सिटी की भी, एक शहर की भी स्थापना की थी जिसको नौरसपुर बोलते हैं, राइट। एंड अबला बाबा और जगतपुर बादशाह की भी उपाधि इनको दी गई थी, क्योंकि ये जो है सेकुलर, इनका रिलीजियस इक्वलिटी में बिलीव करते थे। दैट मीन्स कि एक सेकुलरिज्म का पर्सपेक्टिव इनके माइंडसेट पे था, तो ये कुछ उपाधियां इनको दी गई थी। और रेस्ट जो दो ऑप्शंस हैं, आमिर खुसरो एक सूफी म्यूजिशियन थे, निजामुद्दीन औलिया से आई डिस्कस की इनका एसोसिएशन था। कव्वाली के फादर ऑफ कव्वाली बोले जाते, तूते हिंद की उपाधि भी इनको दी गई है, दैट इज इंडियाज पैरेट। और ख्याल और तराना के जनरस में भी इनका क्रिएशन में एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सिमिलरली जो करेक्ट आंसर था हमारा, महाराणा कुभा ऑफ मेवाड़ जो है, इन्होंने ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स जो लिखी थी, शुद्ध प्रबंध, संगीत मीमांसा एंड संगीत राग। ये बुक जो संगीत राज है वो राग, सिंगिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 3 ऑप्शन में हमने भी देख लिया उनकी क्या क्या क्रिएशन है। तो यूपीएससी अगर आपसे इस कंटेम्परेरी प्रॉब्लम से कुछ ऐसा क्वेश्चन पुटअप करता है तो आई डू एक्सपेक्ट कि आप इससे जो है वेल अवेयर होंगे। Now, proceeding further to the next question. Next question हमसे पूछ रहा है, consider the following। यहाँ पे डायनेस्टीज दी गई हैं और उनकी कैपिटल सिटीज दी गई हैं कि कौन सी डायनेस्टी की कौन सी कैपिटल सिटी, इसको आपको जो है करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द गिवन एबव आर करेक्टली मैच। अब इसमें सारे तीनों ही ऑप्शन चालुक्यास में है, तो इस क्वेश्चन को ऑन पर्पज लिया गया है क्योंकि ये डायनेस्टी जो है करंट न्यूज में थी। इससे रिलेटेड न्यूज ये था कि इससे रिलेटेड 900 साल पुराना इंस्क्रिप्शन जो है चालुक्यन डायनेस्टी से रिलेटेड अभी सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में पाया गया। तो ये एक न्यूज में थी, ये डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसी बिहाफ पे इस क्वेश्चन को डाला गया है और थोड़ी आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप हो, राइट, कि ये डिफरेंट चालुक्य रीजन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में लोकेटेड है और उनकी कैपिटल सिटी को आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ जो डायनेस्टीज दी गई है, पहली डायनेस्टी आपकी जो है बादामी चालुक्यास दिया गया है और उनकी कैपिटल सिटी जो है वातापी बताई गई है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या वातापी ही चालुक्यन, बादामी चालुक्यंस की कैपिटल सिटी है। जो सेकेंड ऑप्शन है आपका वो है वेस्टर्न चालुक्या से रिलेटेड। वेस्टर्न चालुक्या की कैपिटल सिटी यहाँ पे वेंगी बताई गई। तो क्या वेंगी इनकी कैपिटल सिटी है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखते हैं। ईस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल सिटी जो है कल्याणी बताई गई है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्या एक पेयर सही है, क्या दोनों सही हैं, क्या तीनों सही हैं, या इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को एक बार पॉज करें, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और देखें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नाउ सबसे पहले चालुक्यास के बारे में देखते हैं। चालुक्यास जो है जनरली आपकी जो 6th सेंचुरी के आसपास इनका डेवलपमेंट होता है और इनकी शुरुआत जो है बादामी चालुक्यास के थ्रू ही होती है। ये कादम्ब जो डायनेस्टी से उनके डिमाइस, उनके डिबेकल के बाद जो चालुक्यास का अपराइज होता है, इस बादामी चालुक्यास के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे, आपने पुलकेशिन II के बारे में सुना होगा। पुलकेशिन II एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, उनके टाइम पीरियड में बादामी चालुक्यास का अपराइज शुरू हुआ था। तो ये बादामी चालुक्यास की जो कैपिटल सिटी थी वो वातापी थी, राइट। और ये सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो आज का मॉडर्न डे कर्नाटका एंड सर्टेन पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, वहाँ पे ये जो है बादामी चालुक्यास जो अपना रूल करना शुरू करते हैं। लेकिन इनके डिबेकल के बाद जैसे इनका डाउनफॉल होता है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है रेस्ट पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी में आपकी ईस्टर्न चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास का अपराइज शुरू होता है। ये इनके सक्सेसर्स हैं इस चालुक्यन रूलर्स के। तो आपका वेस्टर्न चालुक्यास जो है, ये आपका जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र है, वहां पे जो है इनकी कैपिटल सिटी जो है कल्याणी हुआ करती थी। जो वेस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल सिटी जो है आपकी कल्याणी हुआ करती थी। और ईस्टर्न चालुक्यास जो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया में जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, वहां से ये रूल करना शुरू करते हैं। इसके फाउंडर जो है तैलप II, आगे हम देखेंगे तैलप II जो है इसके फाउंडर थे और इनकी कैपिटल सिटी जो है वेंगी थी ईस्टर्न चालुक्यास के। तो इस पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ये दोनों ही गलत ऑप्शन है। अदर वेस्टर्न चालुक्यास का कल्याणी है एंड ईस्टर्न चालुक्यास का आपकी जो कैपिटल सिटी जो है वेंगी है। तो इस पर्सपेक्टिव का करेक्ट आंसर जो है
ए हो जाएगा। तो थोड़ी सी इसकी और एक्सप्लेनेशन लेते हैं रिटन फॉर्म में। यू कैन सी इन दिस इमेज कि यहाँ पे जो है आपके बादामी चालुक्यास अपना रूल शुरू करते हैं और इनके डिबेकल के बाद वेस्टर्न चालुक्यास, ये जो डेक्कन रीजन है आज का मॉडर्न डे आपका महाराष्ट्र वाला रीजन यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल सिटी आपकी कल्याणी है। ईस्टर्न चालुक्यास यू कैन सी इन दिस मैप जो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया में है और इनकी कैपिटल सिटी जो है वेंगी है। मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन रीजन ऑफ ओडिशा जो है आज का मॉडर्न डे, वहां पे ये लोग रूल करते थे, राइट। कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। बादामी चालुक्यास आपकी 6th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी तक इन लोगों ने जो है रूल किया था, राइट। इनको अर्लीस्ट चालुक्यास भी बोलते हैं और इनकी कैपिटल सिटी कर्नाटका में वातापी या बादामी रीजन में लोकेटेड थी। इनका सब मैक्सिमम अपराइज जो पुलकेशिन 2 के टाइम पीरियड पे था, एक इंपॉर्टेंट रूलर है, राइट। और इनकी अपराइज जो है कादामी किंगडम ऑफ बनवासी के डिबेकल के बाद इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट की थी, इनकी बिगिनिंग शुरू हुई थी। लेकिन फर्दर जो है ईस्टर्न चालुक्यास दे इमर्ज इन द ईस्टर्न डेक्कन ऑफ इस वाले रीजन में। जब पुलकेशिन 2 की डेथ हो जाती है उसके बाद ये ईस्टर्न चालुक्यास का अपराइज होता है और इनकी कैपिटल सिटी जो है वेंगी है, राइट। और ये टिल 11th सेंचुरी ये ईस्टर्न चालुक्यास जो रूल करते हैं। हिस्ट्री में टाइमलाइंस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान देते चलना जब भी रिविजन कर रहे हो कि किस डायनेस्टी की रूलिंग टाइम पीरियड कम था। सब्सिक्वेंटली जो वेस्टर्न चालुक्यास थे ये बादामी चालुक्यास जो अर्लीस्ट चालुक्यास थे उन्हीं के डिसेंडेंट है। उनका रूलिंग टाइम पीरियड अराउंड 957 से लेके 1200 सी के अराउंड तक है, राइट। और इसके जो फाउंडर थे ये एस्टैब्लिश किया गया था टैलाप-टू के द्वारा जो है, और ये अराउंड 300 सालों तक इन्होंने रूल किया था। तो दिस इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चालुक्यन डायनेस्टी, क्योंकि करंट यूज में था तो आई एक्सपेक्ट कि आप इस चालुक्यन डायनेस्टी से जो भी इंफॉर्मेशन है अपनी हिस्ट्री में आप रिवाइज कर सके। नाउ कमिंग फर्दर, ये कुछ रूलर्स हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेंगे कौन कौन से रूलर है अगर कुछ ऐसा पूछा जाए। ऑल्दो आपको जो इंपॉर्टेंट रूलर्स पे इनका फोकस रहता है, जनरली सारे रूलर्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन रिटेन करना मुश्किल है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में एक बार देख लें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी ऑफ अ रिसेंट यूपीएससी के एक एग्जामिनेशन में इस कंटेम्प्रेरी ईयर में जो है पूछा गया है, चाहे वो एनडीए या सीडीएस, आई डोंट रिमेंबर द एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली, पर ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो इस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय क्वीन लोका महादेवी इन पदक्कल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए, टेम्पल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा टेम्पल है जो क्वीन लोका महादेवी जी ने जो है पदक्कल में बनाया हुआ है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन में इनपुट आपको एक हिंट दिया गया है। वैसे सबसे पहले तो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पता होना चाहिए, राइट। जितनी भी लिस्टिंग अभी इंडिया में मैंने डिस्कस किया कि अराउंड अभी 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया के जो है यूनेस्को की इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो इनमें से कौन सी है और उसका फर्दर जो है कंस्ट्रक्शन क्वीन लोका महादेवी जी ने पदक्कल में किया है। तो ये चारों की चारों साइट जो हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो थोड़ी आपके लिए टफनेस होगी कि पता हो या ना हो, लेकिन अगर आपने ढंग से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हो तो ये 2 ऑप्शन जो है कैलाशनाथ टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल, आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में पता हो। नाउ अजंता एंड एलोरा केव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और कैलाशनाथ टेम्पल जो है एलोरा केव से एसोसिएटेड है, जो मॉडर्न डे आपका महाराष्ट्र है वहां पे ये लोकेटेड है कैलाशनाथ टेम्पल। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर थे दंती दुर्ग, उन्होंने शुरू करवाया था और इसको कंप्लीट करवाया था कृष्णा फर्स्ट ने, राइट। कृष्णा फर्स्ट ने जो है ये आपकी कैलाशनाथ टेम्पल लोकेटेड इन एलोरा केव्स, इसको जो है अकम्प्लिश कराया था, भगवान शिव से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन कैलाशनाथ टेम्पल है, भगवान कृष्ण ने जो है कैलाश माउंटेन उठाया था। तो ऐसे एक्रोनिम में आप इसको रिटेन कर सकते हो, कैसे कुछ भी फैक्ट स्टोरी एसोसिएट करके। तो कैलाशनाथ टेम्पल का कृष्णा फर्स्ट इससे एसोसिएटेड है। बृहदेश्वर टेम्पल एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, तो चोला डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे राजा फर्स्ट। तो बृहदेश्वर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जो है राजा फर्स्ट ने कराया था अराउंड 1010 एडी के अराउंड, राइट।
तो ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। फैक्चुअल पार्ट में ही एक्सपेक्टेड ये है कि आपने थोड़ी बहुत एनसीईआरटी या आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको ढंग से पढ़ी, तो ये दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ विरूपाक्षा टेम्पल एंड ऑप्शन डी जो है श्रीरंग टेम्पल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद आपका जो विरूपाक्षा टेम्पल है, इसको जो है क्वीन लोका महादेवी जी ने कंस्ट्रक्ट कराया था। किस लिए कंस्ट्रक्ट कराया था कि इनके जो हस्बैंड थे, जो इनके हस्बैंड जो किंग थे विक्रमादित्य, वो कांची में वहां के रूलर को डिफीट करके आए थे और उस मेमोरी को रिमेंबर करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए जो विरूपाक्षा टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने क्वीन लोका महादेवी जी ने कराया था। और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंडियन साइट है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इंक्लूडेड की गई है। तो ये ऑफ रिसेंट यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। थोड़ी बहुत ब्रीफिंग में आप इसको रिवाइज कर लें एक बार, कौन सा टेम्पल है, इसको किसने कंस्ट्रक्ट कराया था और इसकी स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं, कौन इसके स्पेसिफिक गॉड्स हैं उनके लिए। जो चौथा ऑप्शन था आपका श्रीरंगा टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल इसको बोलते हैं। ये भगवान विष्णु के जो 108 टेम्पल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला एक टेम्पल है, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, और ये तिरुचिरापल्ली मॉडर्न डे तमिलनाडु में जो लोकेटेड है। तो ये चारों ऑप्शन है आपका। एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है आंसर्स की एक्सप्लेनेशन ले लें ताकि ये पार्ट आपका जो है रिवाइज हो सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की थीम पे बेस्ड है एंड मोर स्पेसिफिक हिस्ट्री में भक्ति एंड सूफीज्म मूवमेंट का एक टॉपिक मेंशन है। तो भक्ति मूवमेंट से टाइम एंड अगेन जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ रीसेंट टाइम पीरियड में अभी तो नहीं है, लेकिन यूपीएससी का फोकस अब इस डोमेन पे आ रहा है, तो वो देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन आपसे पूछता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज और करेक्ट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट आपसे बोलता है नालायरा दिव्य प्रबंधन इज एन एंथोलॉजी ऑफ एल्वार सेंट्स कंपोजिशन। तो ये नलवार दिव्य प्रबंधन एक एंथोलॉजी है एल्वार सेंट कंपोजिशन की, ये आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये सही है क्या ये गलत है। नाउ स्टेटमेंट 2 आपसे बोलता है तेवराम इज द कलेक्शन ऑफ तमिल सैव हाइम्स। तेवराम तमिल सैव हाइम्स का एक कंपोजिशन है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है आपसे कि नालायरा दिव्य प्रबंधन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेदा। क्या नालायरा दिव्य प्रबंधन को तमिल वेदा बोलते हैं। इन तीनों स्टेटमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि कौन सा जो है सही है, क्या फर्स्ट सेकंड सही है, क्या सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही, या तीनों ही सही है, या सिर्फ पहला सही है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप वीडियो को पॉज करें, एक बार रीड करें, एनालाइज करें कौन सा सही आपका जो है आंसर है। ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया गया है, यूपीएससी ने इसी थीम पे इस साल क्वेश्चन पुटअप किए हैं, इसीलिए ऑन पर्पज ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसको एक बार आइडेंटिफाई करें। नाउ थोड़ा सा हम भक्ति मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ अलवार सेंट्स के बारे में मेंशनिंग की गई है कि इनके कंपोजिशन के बारे में पूछा गया, तो हमें पता होना चाहिए कि अलवार सेंट्स कौन है। अलवार सेंट्स जनरली जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे या उनकी उपासना करते थे उनको अलवार सेंट्स बोलते थे, और नैनार जनरली जो भगवान शिव की आराधना करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, उनको नैनार्स बोलते थे, राइट। तो ये भक्ति मूवमेंट की शुरुआत जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 7th सेंचुरी के अराउंड जो है शुरू होती है। 7वीं सेंचुरी के अराउंड जो भक्ति मूवमेंट इंडिया में शुरू होता है इन्हीं अलवार सेंट्स के थ्रू, राइट। जो कि क्योंकि उस टाइम पे हमारे सबकॉन्टिनेंट में इंडिया में जो अनटचेबिलिटी का इशू बहुत प्रोमिनेंट था, कास्ट सिस्टम का एक इशू जो है बहुत रैम्पेंट था। जो अपर जो कैटेगरी है, जो वर्ना सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय, इन्हीं को जो है पूजा आराधना करने की परमिशन थी, यही लोग ही वेद पढ़ पाते थे, और बहुत सारा सोसाइटी का एक सेक्शन था जो इन चीजों से एक्सक्लूडेड कर दिया गया था। लेकिन जो भक्ति सेंट्स है, जो अलवार सेंट्स थे, इन्होंने सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश की, भगवान के को जो है सबके लिए एसेसिबल बनाया। ये लोग जो है अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम हुआ करते थे, राइट। तो अपनी जो भी ये म्यूजिकल कंपोजिशन भगवान को डेडिकेट करके करते थे वो सभी के लिए एसेसिबल रखते थे, और इन्हीं की एक कंपोजिशन, इन्हीं अलवार सेंट्स की एक कंपोजिशन है जिसको नालायरा दिव्य प्रबंधन बोलते हैं, राइट। ये नालायरा दिव्य प्रबंधन इन्हीं अलवार सेंट्स की एक कंपोजिशन है। कुछ अलवार सेंट्स ने मिलकर बनाया था। इनकी जो फाइनल कंपाइलेशन है इस किताब की, इसको नाथ मुनि जी ने एंड वो किया था, लेकिन ये जो है कंपोजिशन जो है इन अलवार सेंट से एसोसिएटेड है। तो आप उस पर्सपेक्टिव से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। नाउ जो दूसरा ऑप्शन है आपका, तेवराम इज द कलेक्शन ऑफ तमिल सैव हाइम्स, तो ये भी पार्ट आपका सही है। तेवराम जो है
आपकी भगवान शिव की डेडिकेशन में वर्शिप में एक कंपोजिशन की गई थी जिसको त्रिमुराई बोलते हैं। इसके 12 पार्ट हैं, राइट। ये भगवान शिव से एसोसिएटेड और इसी के इनिशियल 7 पार्ट जो हैं उनको तेवराम बोलते हैं और इनकी जो कंपोजिशन जो है भगवान शिव के लिए इन्हीं तमिल साहब ने जो है की थी, राइट। तो ये ऑप्शन 2 भी आपका सही है। ऑप्शन 3 आपका बोलता है नालायरा दिव्य प्रबंधन इज ऑल्सो नोन एज द तमिल वेद। अब मैंने बोला कि जो वेद जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी पढ़ने को लेके जो लोअर कास्ट ऑफ द सोसाइटी था हमारा जो उस टाइम पीरियड पर, उनको एक्सक्लूड किया गया था। लेकिन जब अलवार सेंट्स इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, रिलीजियस इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो उन्होंने ऐसी कंपोजिशन की जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, और इसको जो है ये नालायरा दिव्य प्रबंधन को वेद मानते थे, वेद ऑफ सदर्न इंडिया, राइट। और इस पर्सपेक्टिव से जो तमिल वेद यहाँ पे लिखा गया कि नालायरा दिव्य प्रबंधन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेद, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके जो है सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, राइट। ये एनसीईआरटी से लिया गया, यू कैन सी दिस स्निपेट्स, ये एनसीईआरटी की किताब से लिया गया, हिस्ट्री की बुक है, जिसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट से जो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है उसी से एसोसिएटेड इस क्वेश्चन को लिया गया है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि नालायरा दिव्य प्रबंधन was frequently described as a Tamil Veda। You can see कि ये डायरेक्ट लाइन से एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया है, तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इसी बहाने आपकी जो है एनसीईआरटी भी रिवाइज हो सकेगी। तो नालायरा दिव्य प्रबंधन का मतलब है जिसको कि 4000 सैक्रेड कंपोजिशन, जो 4000 सैक्रेड कंपोजिशन है उन्हीं को नालायरा दिव्य प्रबंधन बोलते हैं। और इसकी कंपोजिशन 8th सेंचुरी एडी के अराउंड शुरू हुई थी, एंड फाइनली इसका जो है कंपाइलेशन नाथ मुनि जी ने जो है 9 to 10 सेंचुरीज के अराउंड किया था। तेवरम एज ए डिस्कस की त्रिमुराई भगवान शिव के लिए जो है एक कंपोजिशन बनाई गई थी जो कि 12 वॉल्यूम है, और उसी की जो पहली 7 वॉल्यूम है उनको जो है तेवरम बोलते हैं। ये भगवान शिव के डिवोशन और उनके प्रेविस से रिलेटेड है। एंड सब्सिक्वेंटली नालायरा दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद क्यों कहा जाता है ये मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, इसका पर्पस क्या है, इसको एक्स्ट्रापोलेट करके यूपीएससी कुछ और क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। तो आई डू एक्सपेक्ट इसको थॉरली आप रिवाइज करें, इससे एसोसिएटेड जो भी चीजें एक बार ये एक्सप्लेनेशन देख लें ताकि इससे क्वेश्चन आए तो आप ईजियर वे में जो है इनको सॉल्व कर सकें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ये मेडिवल हिस्ट्री से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन है, क्वाइट इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन को हम एनालाइज करेंगे, करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। तो क्वेश्चन आस्क द 2 medieval period canals originating from Satluj and Yamuna rivers and joining at Karnal were made at the orders of। यहाँ 2 कैनाल्स के बारे में बोल रहा है कि जो कि सतलज और यमुना रिवर से ओरिजिनेट हो रही हैं और करनाल पे आके ज्वाइन कर रही हैं। तो इस कैनाल का कंस्ट्रक्शन जो है किसके ऑर्डर पे किया गया था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया गया है कि इंपॉर्टेंट रूलर है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन बी बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका फिरोज शाह तुगलक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है। ऑप्शन डी एक इब्राहिम लोदी के बारे में मेंशन करता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कनाल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सतलज और यमुना 2 रिवर्स पे किया गया था जो कि आके करनाल पे ज्वाइन करती हैं, इसको किसके ऑर्डर पे किया गया था। नाउ वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को रीड करें एंड करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। साथ ही साथ हम करेक्ट आंसर के साथ साथ इन चारों ऑप्शन पे वर्कआउट करेंगे ताकि हमारी थोड़ी मेडिवल हिस्ट्री भी रिवाइज हो सके। नाउ पहला ऑप्शन जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मेंशन करता है। अलाउद्दीन खिलजी ये खालजी डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं। पद्मावत मूवी आपने देखी होगी जिसमें रणवीर सिंह जो है अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले करते हैं, तो वो इसी से एसोसिएटेड है। एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। जलालुद्दीन खिलजी के ये भतीजे थे और उनकी जो है डेथ के पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन थी। उनकी डेथ जो है अलाउद्दीन खिलजी की वजह से होती है। और एक इंपॉर्टेंट रूलर इसलिए भी थे कि इनके टाइम पे जो है मंगोलियन इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, राइट। और मंगोलियन इन्वेजन को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने जो बहुत बड़ी सी आर्मी जो है आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। लेकिन उस बड़ी आर्मी को जो वेतन भी देना है, सैलरी भी पेमेंट करनी है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने मार्केट बेस्ड रिफॉर्म डेवलप किया था। मार्केट में जो है किस कमोडिटी का जो है कितना प्राइस हो वो अलाउद्दीन खिलजी जो है उससे एसोसिएटेड थे। तो एक इंपॉर्टेंट रूलर है, लेकिन ये इनका जो है इस कनाल कंस्ट्रक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोलता है।
मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि बहुत ही एजुकेटेड एलाइट थे, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज थी उनका टाइम एंड अगेन रेगुलर बेसिस पे जो फेलियर होता है, जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते थे वो फेल हो जाती है। जैसे इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। दौलताबाद जो कि आज का मॉडर्न डे महाराष्ट्र वाला रीजन है, सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन रीजन, वहां पे इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी शिफ्ट कर दी, जिससे इनकी प्रजा को बहुत ही दिक्कत हुई थी। यहाँ से लोग सदर्न पार्ट गए थे। दूसरा, इन्होंने टोकन करेंसी की शुरुआत की थी, राइट। टोकन करेंसी की शुरुआत की तो वो फोर्जरी का एक इशू वहां पे डेवलप हो गया, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और ऐसे और भी इन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए थे। इनके मिलिट्री एक्सपेडिशन भी फेल हुए थे, लेकिन इनका एक एजुकेशन की वजह से हमेशा ये कोशिश करते थे कुछ नई नई पॉलिसीज लेके आना, लेकिन उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से प्रजा को दिक्कत थी। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए इन्होंने जो है एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, जिसको आमिरे को ही बोलते हैं, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था कि मोर एंड मोर रेवेन्यू का रिसोर्सेज डेवलपमेंट हो, लेकिन इस कनाल कंस्ट्रक्शन से इनका कोई एसोसिएशन नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फिरोज शाह तुगलक इससे एसोसिएटेड हैं। इस कनाल का कंस्ट्रक्शन जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुछ सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट कराया था। पहली आपकी फिरोजाबाद, हरियाणा की जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, इनका एस्टैब्लिशमेंट जो है फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और यहाँ पे इन्होंने इरिगेशन पे जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया था कि इरिगेशन प्रॉपर हो तभी जाके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो पाएगी और अच्छा रेवेन्यू जो है स्टेट के रिसोर्सेज के पास आ सकेगा। तो ये जो कैनाल का कंस्ट्रक्शन है, जो कि सतलज से लेके यमुना तक ये जो कैनाल बनी है, जो कि करनाल पे मिलती है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है फिरोज शाह तुगलक जी ने किया था। चौथा ऑप्शन आपको जो इब्राहिम लोदी है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड पे हुई थी, राइट। तो इनका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है जो कि किसी रिफॉर्म से एसोसिएटेड है, लेकिन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इससे एसोसिएट थोड़ा बहुत हम रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी है। एज ए मेंशन कि इन्होंने कुछ टाउन्स का एस्टैब्लिशमेंट किया जिसको हिसार फिरोजा बोलते हैं इन द ईयर 1355, और डबल सिस्टम ऑफ कैनाल फ्रॉम यमुना टू सतलज जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। बियॉन्ड दैट यमुना से हिसार, सतलज टू घग्गर, घग्गर से फिरोजाबाद, मांडवी एंड सिरमौर होल्स टू हांसी तक भी वाटर सप्लाईज के लिए इन्होंने जो है कनाल्स का जो है कंस्ट्रक्शन कराया था। कुछ सिटीज जैसे जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार एंड फिरोजपुर जैसी सिटीज का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने टेन्योर में कराया था। तो कैनाल सिस्टम जब भी मेडिवल हिस्ट्री में पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आपकी जुबान पे होना चाहिए कि इससे एसोसिएटेड फिरोज शाह तुगलक है। ये ऑफर रिसेंट जो है यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन आपसे पुटअप किया है, इसीलिए ऑन पर्पस इनको डाला है। लेकिन साथ ही साथ ये बाकी जो 3 ऑप्शन भी हैं इनके थ्रू आपको जो रिविजन हो सके, ताकि आप जो थॉरली मेडिवल हिस्ट्री से कुछ ना कुछ एक ग्लिम्स लेके अपने एग्जाम के लिए क्वाइट प्रिपेयर्ड एंड स्ट्रेंथन हो पाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी में जो है ट्रैवलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे उनसे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का नेचर जनरली इन ट्रैवलर्स से होता है कि इन ट्रैवलर्स ने कौन सी किताब लिखी है, इंडिया के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है, बियॉन्ड ये ट्रैवलर जो इंडिया में जब आए तो उस समय कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी या कौन सा रूलर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल कर रहा था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता आया है। तो इसी यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो डिजाइन किया है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछता है मैच लीस्ट वन विथ लीस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 2 लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1 में आपके ट्रैवलर्स का नाम दिया गया है एंड लिस्ट 2 में आपकी कंट्रीज का नाम दिया गया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रैवलर्स किस किस कंट्रीज से थे। 4 ट्रैवलर्स हैं। पहले आपके सईद अल रईस, दूसरे हैं आपके इब्न बतूता, तीसरे हैं पीटर मुंडी एंड चौथे हैं आपके डुआर्टा बरबोसा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते थे जो कि इंडिया में आए थे। देखते हैं। पहले आपके जो ट्रैवलर हैं वो हैं सईद अल रईस। इनके बारे में देख लेते हैं। ये जो इनका करेक्ट आंसर है वो है टर्की। पी का है जो करेक्ट आंसर टर्की। तो आइदर ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से यू कैन सी कि ये जो 2 रखा हुआ इनमें से कोई एक सही है। सईद अल रईस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आखिर ये कौन थे।
1498 में एज यू नो कि वास्को ड गामा इंडिया में आते हैं, एक पोर्चुगीज ट्रैवल है। इनके अराइवल में इंडिया में आने के बाद जो है एक नया ट्रेड रूट डिस्कवर होता है, जिससे बहुत सारे पोर्चुगीज ट्रेडिंग इंटरेस्ट लेके अपना इंडिया में आते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन पोर्चुगीज से पहले ही इंडिया में जो है, इंडिया के कोस्टल एरियाज में अरब से, अफ्रीकन रीजन्स पे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेडर्स ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे थे, राइट। तो एक दोनों के बीच में, पोर्चुगीज और जो रेस्ट ट्रेडर थे, इनके बीच में एक कॉम्पिटिशन सा हो जाता है। दोनों अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो जो वाटर बॉडीज लोकेटेड है, इंडियन ओशन, रेड सी, पर्शियन गल्फ वाला जो रीजन है, यहाँ पे इनके बीच में हमेशा से जो है पोर्चुगीज और जो अरब वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक नेवल वॉर टाइप सिचुएशन होती है। तो उस समय जो टर्की कैलिफेट था, वहाँ के रूलर सुलेमान थे, वो सईद अल रईस को भेजते हैं ऐसे नेवल कमांडर या जो भी है, कि जाके पोर्चुगीज पायरेसी को इस वाटर बॉडीज के लोकेशन में जो रीजन है वहाँ पे प्रिवेंट कर सके। लेकिन सईद अल रईस जो है एक्सीडेंटली अपने 50 और फेलोज के साथ जो है जहाज में जो है इंडियन लैंडमास पे आ जाते हैं, राइट। लेकिन कुछ टाइम इंडिया में रुकते हैं और इंडिया के बारे में भी अपने कुछ अकाउंट्स लिखते हैं, अपनी कुछ बुक्स लिखते हैं, जिसमें इंडिया के उस टाइम पे जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है टर्की है। किस लिए है ये हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट जो है इब्न बतूता, इनकी इसके बारे में आई एक्सपेक्ट कि आपको आता हो। मेडिवल हिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो इब्न बतूता के बारे में आपको अवेयरनेस होगी। इब्न बतूता जो थे मोरक्कन ट्रैवलर थे, ये मोरक्को से आए थे। तो आपका क्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, राइट। तो 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर सब्सिक्वेंट हम देखेंगे ऑप्शन ए ही होगा। तो लेकिन इब्न बतूता के बारे में थोड़ी सी रिवीजन लेते हैं। ये मोरक्को से आए थे और ये जब उस टाइम पे मेडिवल हिस्ट्री में हमारे मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे, तो उनके टाइम पीरियड पे जो है इब्न बतूता इंडिया में आए थे। इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको रिहला बोलते हैं, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि रिहला किसने लिखी थी, इब्न बतूता जी ने लिखी थी। और इस किताब में इंडिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी कि इंडिया का उस समय क्या कंडीशन था, राइट। तो आपके करेक्ट ऑप्शन जो इब्न बतूता का जो है वो मोरक्को हो जाते हैं। पीटर मुंडी जो है वो शाहजहां के टेन्योर में, शाहजहां जो कि मुगल डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिन्होंने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन करवाया था, उसके टाइम पीरियड में पीटर मुंडी आए थे और ये एक इंग्लिश ट्रैवलर थे, राइट। तो आर का आपका जो है 4th ऑप्शन हो जाएगा। डुआर्डा बारबोसा जो है एक आपके पोर्चुगीज ट्रैवलर है, राइट। और ये किसके टेन्योर में आए थे? ये आए थे विजयनगर के डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड पे जो है डुआर्डा बारबोसा इंडिया में आए थे। इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन विजयनगर एम्पायर के बारे में और उस समय जो रूलिंग डायनेस्टीज थी इंडिया में थे उनके बारे में इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने डिटेल्स अपनी कंपोजिशन में दी है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये चारों ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो है ऑप्शन ए। साथ ही साथ हमने रिवाइज कर लिया कि आखिर ये ट्रैवलर्स कौन थे। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि इनकी कंपोजिशन क्या, कौन सी किताबें लिखी हैं, इंडिया के बारे में क्या बताया है। ये मेंस में आप ऐसे आंसर इनपुट दे सकते हैं, आपका आंसर काफ़ी वैल्यूबल हो जाता है। एंड साथ ही साथ ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा ही जाता है। तो दीज आर द बेसिक एक्सप्लेनेशन कि कौन कहाँ कब कैसे आया। तो आई एक्सपेक्ट कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन को रीड कर लें ताकि ये टॉपिक आपका रिवाइज हो सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी ऑफ रिसेंट जो है यूपीएससी ने अपने एक एग्जामिनेशन में पूछा है। आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन इससे बेस थोड़ा रिवीजन भी करेंगे और देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन बोलता है द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस प्रोविंस में तक्षशिला जो एंशिएंट सिटी है वो लोकेटेड है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका बलूचिस्तान, ऑप्शन बी है आपका खैबर पख्तूनवा, ऑप्शन सी है आपका पंजाब एंड ऑप्शन डी आपका जो है सिंध। इन 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी ज्योग्राफिकल बेस आपसे अंडरस्टैंडिंग शायद यूपीएससी लेना चाहता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछा है। नाउ तक्षशिला के बारे में देख लेते हैं। तक्षशिला को जनरली हम कंफ्यूज कर जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से। 2 साल 3 साल पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बिहार में गए थे तो वो कंफ्यूज कर गए थे, एक पॉलिटिकल गिमिक हुआ था उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। रेदर देखते हैं तक्षशिला के बारे में। नाउ तक्षशिला एक एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग थी। तक्षशिला में जो है एंशिएंट टाइम्स पीरियड में जो है एक सीट ऑफ लर्निंग थी। यहाँ पे जो है स्टूडेंट आके शिक्षा दीक्षा लेते थे।
बियॉन्ड 16 महाजनपद के बारे में हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है कि इंडियन लैंडमार्क्स पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब वैदिक टाइम पीरियड या महाजनपद का डेवलपमेंट हो रहा था तो 16 महाजनपद से उनमें से एक महाजनपद था कंधार। कंधार एक महाजनपद था जिसकी कैपिटल सिटी जो तक्षशिला हुआ करती थी, राइट। इस महाजनपद की कैपिटल सिटी तक्षशिला हुआ करती थी और ये आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में लोकेटेड है। और पाकिस्तान का जो स्पेसिफिक प्रोविंस है, प्रोविंस दैट इज पंजाब। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, जब हमारा डिवीजन पार्टीशन हुआ था कंट्री में तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है जो कि हमारे बॉर्डरिंग स्टेट जो पाकिस्तान की विसिनिटी पे है। तो ये तक्षशिला जो है आपका इसी प्रोविंस से एसोसिएटेड है। नाउ तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे एक वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी उस टाइम पे हुआ करती थी। तक्षशिला में कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट नहीं था। वहाँ पे रेजिडेंशियल कम्स लर्निंग थी, यानी कि जो बच्चे होते जो स्टूडेंट होते थे अपने गुरु के पास, जो भी उनके टीचर के पास जाते थे, उनके घर पे रहते थे या तो उनको फी पेमेंट देते थे या उनके यहाँ ही काम करते थे। तो कुछ यूनिवर्सिटी जैसा कल्चर तक्षशिला में नहीं था। जैसे आज के टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी जहाँ स्टूडेंट जाकर पढ़ते हैं। कोटा आप देख लें, कोटा वहाँ पे क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारी, राइट। यूनिवर्सिटी जैसा कल्चर नहीं है। स्टूडेंट कोटा में जाते हैं, लॉजिंग हॉस्टल लॉजिंग की फैसिलिटीज का पे करते हैं, वहाँ रहते हैं, कोचिंग करते हैं। तो तक्षशिला भी कुछ उसी मॉडल पे एक वर्निकुलर या लेमैन लैंग्वेज मैंने आपको बताया, तक्षशिला भी ऐसा था जहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाता था। बियॉन्ड तक्षशिला एक इम्पॉर्टेंट प्लेस इसलिए भी है कि यहाँ पे जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कुछ इंपॉर्टेंट 4 जो है सेटलमेंट साइट है। जैसे मेसोलिथिक केव यहाँ पे लोकेटेड है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक मस्जिद है और मदरसा भी यहाँ पे तक्षशिला में लोकेटेड है। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से भी। यू कैन सी इन दिस मैप कि आपकी जो है तक्षशिला यहाँ पे लोकेटेड है, राइट। ये पंजाब वाला प्रोविंस जो है आज के मॉडर्न डे जो पाकिस्तान का ये पंजाब वाला प्रोविंस है, यहाँ पे जो है आपकी तक्षशिला लोकेटेड है। तो ये मैप बेस्ड है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक मैप है, इसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज कर लें। बियॉन्ड ऐसे मैंने बताया कि इट वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, प्रोविंशियल सीट थी, लेकिन ये नालंदा जो कि मॉडर्न डे बिहार में लोकेटेड उससे थोड़ा डिफर करती थी। यहाँ पर टीचर के ही घर में स्टूडेंट आकर रहते थे, उनको पैसे पेमेंट करते थे। तो इस यहाँ पे यूपीएससी ने जो इस पर क्वेश्चन पुटअप किए हैं। अब बाकी भी इनसे एसोसिएटेड नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदानपूरा जो कि आपकी लोकेटेड है, उसके बारे में एक बार आप थोड़ा रिवाइज कर लेना कि किसने एस्टैब्लिश किया था, कब किया था, उसका कोर पर्पस क्या था। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन आपसे बोलता है मैच लीस्ट 1 विथ लीस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इसमें आपको 2 लिस्ट दी गई हैं, बुक्स के नाम दिए गए हैं और उन बुक्स के ऑथर कौन है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। मैच द कॉलम टाइप ये आपका जो सेगमेंट है। नाउ बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में भी पूछे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या क्या बुक्स का नाम दिया गया है। इसमें आपका पहला ऑप्शन पी है, इसमें 1857 के बारे में बोला गया कि ये बुक किसने लिखी है। ऑप्शन क्यू जो है सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-1859, ये किसने लिखा है। ऑप्शन आर जो है आपका सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये किसने लिखा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है इन 4 ऑप्शंस में से। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज अवध इन रिवॉल्ट 1857 एंड 1858, ये किसने ऑथर किया है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ हिस्ट्री जो है एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन्स है जिसमें हिस्टोरियंस अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज के थ्रू उसको इंटरप्रेट करते हैं। वैसे ही हमारा 1857 का रिवॉल्ट था जो कि डिफरेंट हिस्टोरियन ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताया है। कुछ ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला है, कुछ ने सिपॉय म्यूटिनी बोला है, कुछ ने ये बोला है कि एक लोकलाइज्ड एरिया में ही हुआ था तो उसको अवध रिवॉल्ट बोलते हैं इसीलिए, राइट। तो ये सारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो ऑथर्स हैं, इन्होंने अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसने कौन सी किताब लिखी थी और इनका पर्सपेक्टिव क्या था। पहली बुक देखते हैं आपकी 1857 जो बुक है वो एसएन सेन जी ने लिखी थी। इसका करेक्ट ऑप्शन जो पी का है वो फर्स्ट है, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक हो सकता है। सब्सिक्वेंटली जो ऑप्शन क्यू है सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, इसको जो है एसबी चौधरी जी ने लिखा है, राइट। सी फॉर सी। सिविल रेबेलियन 1857 और 59 के बीच में जो सिविल रेबेलियन हुए थे उनको अपनी बुक में इन्होंने लिखा है, तो इसके ऑथर जो है एसबी चौधरी जी ने। ये ऑप्शन आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको आना चाहिए कि इसको किसने लिखा है। सिपॉय म्यूटिनी, इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को एक सिपॉय म्यूटिनी बोला था और इन्होंने ऐसी बुक लिखी थी जिसके ऑथर हैं आरसी मजूमदार। तो
आर का जो है आपका करेक्ट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। तो उस पर्सपेक्टिव से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड सब्सिक्वेंट अवध इन रिवोल्ट के जो राइटर थे वो रुद्रांशु मुखर्जी थे, इन्होंने इस चीज को ऑथर किया है। तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, कौन से बुक का कौन ऑथर है या कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ द और भी बुक्स हैं जिनके ऑथर हैं, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप उनको रिवाइज कर लें। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, फैक्चुअल पार्ट में यही है कि कौन किस बुक का ऑथर है, 1857 रिवर को इन्होंने कैसे जो है एक्सप्लेन किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी ने ऑफ ए रिसेंट इस थीम पे क्वेश्चन पूछा है। पार्ट 1 में हमने आपसे लोथल के बारे में डिस्कशन किया था, वो भी एक हड़प्पन साइट है, एंशिएंट डॉकयार्ड है, जिसपे अभी गवर्नमेंट जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रही है, तो वो करंट यूज में है, उस पर हमने डिस्कशन किया था। लेकिन अभी ये एक एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से लिया गया और यूपीएससी ने इस थीम पे क्वेश्चन इस साल पुटअप किया है अपने एग्जामिनेशन में। तो वो देखते हैं कि आखिर क्या है और आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन आपसे बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हड़प्पन बरियल साइट्स। हड़प्पन बरियल साइट्स के पर्सपेक्टिव में आपको इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें पहला स्टेटमेंट जो है ये बोलता है एट द बरियल्स द डेड वेर जनरली लेड इन पिट्स। बरियल साइट पे जो मृत लोग थे उनको पिट्स में बरी किया जाता था, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है आपसे द बरियल पिट्स वर मेड इन सेवरल डिफरेंट वेज। क्या कई सारे तरीकों से जो बरियल पिट्स को जो बनाया जाता था, ये आपसे स्टेटमेंट 2 बोल रहा है। स्टेटमेंट 3 इज सेइंग ऑर्नामेंट्स हैड समटाइम्स बीन फाउंड प्लेस्ड इन दिस बरियल्स। इन बरियल साइट्स पे जो है आभूषण पाए गए हैं, उन मृत इंडिविजुअल के साथ यहाँ पे ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं, वो आपसे बोल रहा है क्या सही है या गलत है। चौथा स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है हड़प्पन्स डिड नॉट बरी मिरर्स विद द डेड। हड़प्पा में जो है मृत लोगों के साथ जो है मिरर्स यानी कि शीशे जो है नहीं दफनाए जाते थे। तो इन 4 स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है आपको और ये करेक्ट बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। क्या एक करेक्ट है, क्या 2 स्टेटमेंट सही है, क्या 3 स्टेटमेंट सही हैं, या चारों के चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को एक बार पॉज करें, रीड करें एंड आइडेंटिफाई करें कि कौन सा करेक्ट आपका, कितने स्टेटमेंट इसमें आपसे सही हैं। नाउ हड़प्पन बरियल साइट्स, हड़प्पन बरियल प्रैक्टिसेस। नाउ इनसे पहले स्टोन एज टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जब इंडिविजुअल डाई करते थे तो उनको कुछ ऐसी बरियल प्रैक्टिस, दफनाने की प्रथा नहीं शुरू हुई थी, ओपन फील्ड में ही छोड़ दिया जाता था, चील कौवे आके उनको खाते थे। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि एक एडवांस सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे जो है बरियल प्रैक्टिसेस यानी कि मृत लोगों की दफनाने की प्रथा जो है शुरू की गई थी। तो उसी से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट आपका जो बोलता है एट द बरियल्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। यस, पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि जो 2 डेड इंडिविजुअल्स थे उनको जो है पिट्स में बरी किया जाता था, राइट। ये आपका एनसीईआरटी सिमिलर यही स्टेटमेंट बोलता है कि डेड्स को जो है पिट्स में बरी किया जाता था। नाउ स्टेटमेंट 2 बोलता है द बरियल पिट्स वर मेड इन सेवरल डिफरेंट वेज। क्या ये सही बात है? जैसा हिस्टोरियंस ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी किया, आइडेंटिफाई किया, उन्होंने देखा है कि जो बरियल साइट्स हैं उनमें थोड़ी डिफरेंसेस थे, कुछ बरियल पिट्स डिफर थे, कुछ डिफर थे। तो उन्होंने एक एनालाइज किया कि शायद जो भी इंडिविजुअल्स रह रहे हो उनके बीच में सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हों, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, या कोई किंग हो, कोई ऑर्डिनरी लोग हों, तो उनके बरियल साइट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट वेज में ये बरियल पिट्स बनाए गए। कुछ के इर्द गिर्द जो है बर्न ब्रिक्स को रखा गया था। तो उस पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट 2 भी आपका सही हो जाता है कि येस द बरियल पिट्स वर मेड इन सेवरल डिफरेंट वेज। नाउ द ऑप्शन 3 जो आपका बोलता है ऑर्नामेंट्स के बारे में कि जो बरियल इंडिविजुअल्स बरी किए जाते थे उनके साथ जो ऑर्नामेंट्स, आभूषणों को भी दफनाया जाता था। यस, इट्स क्वाइट करेक्ट। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ऐसा पाया गया है कि वहाँ पे जो है ऑर्नामेंट्स को उनके साथ दफनाया जाता था। ऐसा बिलीव शायद उनका था कि डेथ के बाद जो भी आफ्टर लाइफ होगी उसमें इनका यूटिलाइजेशन शायद ये इंडिविजुअल्स करें, तो उनके साथ जो है आभूषणों को, ऑर्नामेंट्स को भी दफनाया जाता था। लेकिन कुछ ऐसा डिफरेंशिएटिंग साइड भी रहती थी, जैसे शायद प्रोबेबिलिटी कुछ किंग या क्वीन कोई ऐसा इंडिविजुअल जो डेथ किया हो, सोसाइटी का बहुत ही रिच मेंबर हो, उसके यहाँ कुछ कॉस्टलियर ऑर्नामेंट्स भी पाए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट 3 भी आपका सही स्टेटमेंट है। नाउ जो चौथा स्टेटमेंट बोलता है हड़प्पन्स डिड नॉट बरी, यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, डिड नॉट बरी द मिरर्स विद द डेड।
तो एनसीईआरटी आपको एक इमेज साथ में दे देता है, यू कैन सी ये एनसीईआरटी से ही डिफरेंट स्निपेट्स मैंने लिया है। ये कॉपर मिरर है जो बरियल साइट्स पे पाया गया है। तो जो चौथा स्टेटमेंट आपका है कि डिड नॉट बरी, वो गलत हो जाता है, यानी कि मृत लोगों के साथ ऐसे मिरर्स को भी उनके बरियल साइट्स में रखा जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से सिर्फ 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट्स आप देख लें कि हड़प्पन साइट्स में जो पिट्स में बरी किया जाता था, उनके साथ जो पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को दफनाया जाता था। मिरर्स को भी कुछ जगह पे देखा गया है, कॉपर मिरर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनके साथ दफनाया जाता था। ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स का हिस्सा है, मेन और वुमेन दोनों के ही साथ में रखा जाता था। मतलब ऐसा है कि उस टाइम पे आदमी और औरत जो है, महिला और पुरुष दोनों ही शायद ज्वेलरीज पहनते थे, तो उनके बरियल साइट में इनको रखा गया था। कॉपर मिरर, यू कैन सी ये कॉपर मिरर एनसीईआरटी में आपकी मेंशन है, वहां पे कॉपर मिरर भी दफनाया जाता था। बट द हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड। बट जनरल ऐसा बिलीव था कि जो प्रेशियस आइटम है उनको न उनके साथ दफनाया जाए। ये एक एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट पे भी ध्यान देने की जरूरत है, राइट। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद उस टाइम की सोसाइटी में कुछ सोशल डिफरेंसेस थे, रिच या पुअर के बीच में, किंग हुआ या ऑर्डिनरी सिटीजन, शायद ऐसा कुछ डिफरेंस होगा, तभी ऐसी बरियल प्रैक्टिसेस जो की जाती थी।